दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब किसान और उसकी बेटी की। दोनों बिलासपुर नामक गांव में रहते थे। श्यामू की बेटी बहुत होशियार थी, वह बहुत चालाक थी और पत्नी की मृत्यु के बाद श्यामू ने ही अपनी बेटी को पाला पोसा था। श्यामू एक गरीब किसान था और वह मेहनत करके खेती किया करता था। श्यामू की बेटी अंजलि भी अपने पिता के हर काम में उनकी मदद किया करती थी। वह उनके हर काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन, बेटा अंजलि, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, अब तुम मेरे बच्चों के साथ क्यों खेलती रहती हो? अब तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की नहीं रही। पिताजी, अभी तो छोटी सी बच्ची हूँ। जीजी, आप कहाँ से बच्ची हो? आप तो इतनी बड़ी हो। आप कहाँ से बच्ची हो? छुटकी, तू तो चुप ही रह। अब मैं जा रही हूँ, दोपहर में चलेंगे आम तोड़ने। बेटा थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो बहुत धूप हो जाएगी और इस धूप में खेतों में काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर दोनों एक साथ खेतों में जाते हैं और वहां पर काम करने लगते हैं। श्यामू की खेत की फसल बहुत अच्छी हुई थी। ये देखकर श्यामू की बेटी श्यामू से कहती है, पिताजी, इस बार तो खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है और लगता है कि इस बार हमें पिछली बार के मुकाबले 2 गुना अधिक मुनाफा होगा। हाँ, तो इस बार आप मुझे बाजार से रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाकर देंगे ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। इस बार की फसल बेचकर मैं तुम्हारे लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ जरूर लाऊंगा। अब चलो जल्दी जल्दी से मेरा हाथ बटाओ और हम इस काम को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। दोनों मिलजुल कर खेतों में काम करने लगते हैं और देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है। दोनों वापस घर लौट आते हैं। लेकिन रात में अचानक सभी के खेतों में आग लग जाती है और सभी के खेत पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो जाते हैं। सारी फसलें जलकर राख हो जाती हैं। सारे किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। सभी किसान एकजुट होकर यह सोच रहे होते हैं कि अब वह क्या करे, वह किस तरह से इस समस्या का समाधान करे। आखिर वह अपने लिए पैसे कहां से लाए जिससे वो एक बार फिर से खेती कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन उनके हाथों में अब कुछ नहीं था। सब कुछ तो बर्बाद हो चुका था। विकास भैया, अब तो हमारी फसलें भी जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी हैं। ये आग किसने लगाई, क्यों लगाई, अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। ऐसे में हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हम अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी कहां से लाएंगे? श्यामू भैया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमारे पास तो इतनी पूंजी भी नहीं है कि हम कम से कम 1 सप्ताह भी बैठकर खाना खा सके। अब न जाने हमारे साथ क्या होने वाला है। ये सब कैसे सही होगा? विकास भैया, हमारे पास तो केवल 1 ही 2 दिन का राशन बचा है। ऐसे में हम आगे तक कैसे चल पाएंगे? आगे तक मैं अपने परिवार को कैसे खिला पाऊंगा? हाँ श्यामू भैया, आप सही कहते हैं। अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। विकास भैया, क्यों ना हम रामू काका के पास चले? वह बुजुर्ग हैं, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। उनके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाँ हाँ श्यामू भैया, चलिए उनके पास चलते हैं। और हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इतना कहकर सभी गांव वाले रामू काका के पास पहुंचते हैं। रामू काका, आप ही बताइए, अब हम क्या करें? हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई। पता नहीं किसने और क्यों आग लगाई, लेकिन हम सभी की फसलें अब जलकर खाक हो चुकी हैं। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, हम अपने परिवार को कुछ दिनों तक खाना खिला सके। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। बताइए, अब हम क्या करें? बेटा, चिंता मत करो। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो वो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है। वह सब ऊपर से देख रहा है और वह तुम्हारी समस्या का समाधान भी जरूर करेगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर हमारे पास केवल एक ही रास्ता है और वह है कि हम इस गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार ले लें और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम उनके पैसे लौटा देंगे और अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। लेकिन रामू काका, वो तो बहुत लालची है, क्रूर है। वो भला हमारी जमीनें हमें क्यों देगा? उसके पैसों के तो केवल मुद्दल देते देते लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं। ऐसे में हम भला
उनके पास क्यों जाए? बेटा, तुम्हारे पास क्या कोई और रास्ता बचा है? क्या कोई और ऐसी उम्मीद है जिसके पास तुम जाकर अपने हालात बता सको, अपने लिए मदद ले सको? नहीं रामू काका, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और खेत भी पूरी तरह से बेकार हो चुका है। उसे सही करने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो चलो फिर गांव के सेठ के पास ही चलते हैं। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। इतना कहकर सभी लोग गांव के सेठ के पास पहुंचते हैं, जो बहुत ही लालची और बहुत क्रूर था। नमस्कार सेठ जी। अरे अरे, तुम सब इतने सारे लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि हम सभी के खेतों में आग लग गई, जिस कारण हमारी सबकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, वो राख हो चुकी हैं और अब हमारे किसी काम की नहीं। लेकिन अब दोबारा खेती करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, जिससे हम एक बार फिर से खेती कर सके और एक बार फिर से अनाज उगा सकें। इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। हमें कुछ पैसे चाहिए। देखो, मैं किसी को भी ऐसे ही पैसे नहीं देता हूं। उसके बदले में तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। हाँ हाँ सेठ जी, हम जानते हैं, इसलिए हम अपना खेत आपके पास गिरवी रखने आए हैं। तब तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं 5% ब्याज लूंगा और जो भी पैसे तुम लोगे उन्हें तुम आसान किस्तों में अगले 5 साल में मुझे लौटा सकते हो। लेकिन एक बात और याद रखना, यदि तुमने पैसे ना लौटाए तो तुम सबकी जमीनें मेरे नाम हो जाएंगी और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ सेठ जी, हमें सब पता है और हम तैयार हैं। कृपया करके हमें कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, जाओ एक एक करके सब लोग अपनी जमीनों के कागजात जमा कर दो और उसके बदले में पैसे ले लो। उस सेठ के इतना कहने के बाद सभी किसान अपनी जमीनों के कागजात उस सेठ के पास गिरवी रख देते हैं और बदले में उन सबको कुछ पैसे मिल जाते हैं। सभी लोग उस सेठ के पास से पैसे लेकर वापस अपने घर लौट आते हैं और कुछ ही दिनों बाद फिर सभी लोग अपने खेतों में खूब मेहनत करते हैं और एक बार फिर से वह अपने खेतों की जमीनों को उपजाऊ बना लेते हैं। और देखते ही देखते उन सभी की फसलें एक बार फिर से लहलहाने लगती हैं। लेकिन इस बीच वह सेठ खुद ही सबके घर जाकर अपना हिसाब किताब किया करता। एक दिन, शामू, ओ शामू, कहाँ मर गया? ला मेरे पैसे दे। ताजी तो अभी बाहर गए होंगे, वे आते ही होंगे, आप बैठिए। वह सेठ अंजलि को देखता ही रह गया। वह उसकी खूबसूरती पर दीवाना हो चुका था। उसकी नजरें अंजलि से हट ही नहीं रही थी। इसी दौरान श्यामू भी वहां पर आ पहुंचा और उसने उस महीने की किस्त सेठ के हाथों में थमा दी। सेठ वह पैसा लेकर वापस अपने घर लौट गया। घर जाने के बाद भी सेठ की आंखों के आगे हमेशा अंजलि का चेहरा ही नजर आ रहा था। वह अंजलि के चेहरे को भुला नहीं पा रहे थे और अब तो वह इस तरह से दीवाने हो चुके थे कि वह अंजलि से शादी करना चाहते थे। देखते ही देखते कुछ और समय बीता और अब सभी किसानों की फसलें पक कर तैयार हो चुकी थी। तभी अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते उस गांव में बाढ़ आ गई। सभी की फसलें एक बार फिर से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। ये सब देखकर एक बार फिर से सभी किसान बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। जब सेठ उनसे पैसे मांगने आएगा तो वह क्या जवाब देंगे। और वो दिन भी आ गया जब वह सेठ अपने पैसे मांगने श्यामू के पास आया। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं कि इस बार तेज बारिश के कारण सभी की फसलें नष्ट हो गई। यदि फसलें सही हुई होती तो मैं आपके पैसे जरूर लौटाता, लेकिन ऐसे में मैं आपके पैसे कहां से दूं? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्जे माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या सेठ जी? यही कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मालिक, ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे करवा सकता हूं? श्यामू ने यह बहुत ही जोर आवाज में कहा। तभी वहां पर गांव के कुछ लोग आ पहुंचे। इसी बीच वह सेठ ये मन ही मन सोच रहा था कि लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। आखिर मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। चलो हम एक खेल खेलते हैं और साथ में
हम एक शर्त भी रखते हैं। वो क्या सेठ जी? देखो, मैं एक मटके के अंदर 2 पत्थर डालूंगा। आसपास यहां पर बहुत सारे काले और सफेद पत्थर रखे हुए हैं। उनमें से मैं एक एक पत्थर उस मटके में डालूंगा। यदि सफेद पत्थर निकला तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी और बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। और दूसरी तरफ यदि काला पत्थर निकला तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं और मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। बोलो, मंजूर है? वहां पर उपस्थित सभी ये बात सुनकर बहुत हैरान थे, लेकिन किसी तरह से श्यामू की बेटी श्यामू को समझाती है और उसके बाद श्यामू तैयार हो जाता है। अब सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि आखिर अब क्या होने वाला है। अब वह सेठ सबके सामने एक मटके में पत्थर डालने लगता है। सेठ के मन में छल था, इसलिए वह लोगों के सामने नाटक करता है। वह काले और सफेद पत्थर केवल लोगों को दिखाने के लिए उठाता है, लेकिन वह घड़े के अंदर केवल सफेद पत्थर ही डालता है और बचे हुए काले पत्थर वह निकाल कर फेंक देता है। सभी किसान का ध्यान एक दूसरे पर था, लेकिन अंजलि उस सेठ के हाथों को बहुत ध्यान से देख रही थी और वह पहले से ही जान चुकी थी कि सेठ ने घड़े में केवल सफेद रंग के पत्थर ही डाले हैं। लेकिन वह चुपचाप ये सब देखती रही और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह बहुत चतुर और चालाक थी। वो चुपचाप खड़े होकर सेठ के वहां से हटने का इंतजार कर रही थी। तभी वह सेठ वहां से हटकर श्यामू से कहता है, अपनी बेटी को भेजो और कहो कि जाकर उसमें से पत्थर निकाले। तभी अंजलि आगे बढ़कर उस मटके में से पत्थर निकालने की कोशिश करती है और वह हाथ में पत्थर लेकर अपनी मुट्ठी बंद करके वह पत्थर लेकर सेठ की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन वह ये जानती थी कि घड़े के अंदर केवल काले पत्थर ही भरे हुए हैं, इसलिए वह झूठ मूठ का नाटक करके जमीन पर गिर पड़ती है और उसके हाथ में जो पत्थर था वह भी बाकी पत्थरों से जाकर मिल जाता है। तभी सेठ क्रोधित होकर कहता है, अरे ये क्या किया तुमने? अब कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ में कौन सा पत्थर था? तभी श्यामू कहता है, सेठ जी, कोई बात नहीं, मटके में केवल 2 ही पत्थर थे। एक पत्थर अंजलि ने गिरा दिया, लेकिन एक पत्थर अब भी उस घड़े में पड़ा हुआ है, जिससे यह पता चल जाएगा कि अंजलि ने कौन सा पत्थर लिया था। अंजलि ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उस घड़े में केवल 2 ही पत्थर थे और दोनों सफेद रंग के थे, लेकिन वो चुपचाप थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वहां पर उपस्थित सभी गांव वालों के कहने पर सेठ खुद ही उस घड़े में से पत्थर निकालता है और वह पत्थर सफेद निकलता है, जिससे यह पता चलता है कि अंजलि ने तो काला पत्थर निकाला था, जिसका मतलब यह हुआ कि अब अंजलि को सेठ से शादी नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही श्यामू का सारा कर्ज भी अब सेठ को माफ करना पड़ेगा। यह जानकर वहां पर उपस्थित सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सेठ का मुंह उतर जाता है। सेठ अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है और वह श्यामू का सारा कर्ज माफ करके उसे उसकी जमीन के कागजात देकर वो वहां से चला जाता है। और रात में जब अंजलि अपने पिता को सारी बातें बताती है तो इस पर श्यामू बहुत खुश होता है और वह अपनी बेटी को शाबाशी देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें सूझबूझकर सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। हमें सही समय पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।